जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा। छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोगों ने किसी भी एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व किया होगा तो उसमें आपको इससे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ख़त्म करेंगे और जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ऋतुएं एवं जलवायु ये टॉपिक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जलवायु क्या होती है कि किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वायु, वर्षा, आर्द्रता आदि जो इस तरह की दशाएं होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, वायु है, वर्षा है, आर्द्रता है। टेम्परेचर से मतलब ये है, ताप से मतलब ये है कि वहाँ पर कब तापमान अधिक हो रहा है, कब घट रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो टेम्परेचर कारक है किसके लिए, जलवायु के लिए एक उत्तरदायी कारक है। इसी तरह से वायु वायु किस तरह की हवाएं चल रही हैं, कब गर्म चल रही हैं, कब ठंडी चल रही हैं। ठीक है, इसी तरह से वर्षा कब ज़्यादा हो रही है, कब कम हो रही है, मतलब कहाँ ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। और वर्षा जो ऋतु है उसका टाइम पीरियड क्या है। फिर है आर्द्रता, कब शुष्क शुष्क है, कब आर्द्रता है। ये सब इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है किसमें, जलवायु में। ठीक है, यही डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। तो ये सब जो कारक होते हैं लंबे समय से, जो इस तरह के कारक हैं कांस्टेंट चले आते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन इनमें नहीं आता है। ठीक है, वो अलग बात है कि प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वर्षा जल्दी मतलब देर से होती है, बरसात, गर्मी जल्दी पड़ने लगती है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग है, उससे अभी हमारा कोई संबंध नहीं है। हमको पढ़ना है मौसम की, मध्य प्रदेश में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, कहाँ कैसी वर्षा होती है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं भारत के बारे में। भारत यानी कि हमारा प्यारा इंडिया देश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा है, अरब सागर है। यहाँ पर क्या है, अरब सागर, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो आया करता है, मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पर है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ये आया करता है कि मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी यानी कि इस शाखा से ज़्यादा वर्षा होती है या अरब सागर की शाखा से ज़्यादा वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है कि बंगाल की खाड़ी शाखा से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी होना चाहिए, क्योंकि अरब अरब सागर से भी वैसी ही जलधाराएं आ रही हैं, मानसूनी पवनें आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी से भी वैसी ही मानसून पवनें आ रही हैं, मानसून जलधाराएं आ रही हैं। तो यहाँ इस शाखा से ज़्यादा वर्षा हो रही है, इस शाखा से कम वर्षा हो रही है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप सभी को पता होगा यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी। ये अरावली पर्वत क्या करते हैं, इस सागर की शाखा से आने वाली मानसूनी पवनों को एक सीढ़ी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, सीढ़ी का। देखिए पर्वत का काम ये होता है, जैसे सपोज ये पर्वत है, ये यहाँ से आ रही हैं जलधाराएं। ठीक है, इस तरह से जलधाराएं आ रही हैं, तो पर्वत क्या करते हैं, इन जलधाराओं को रोकते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, इन पवनों को रोकते हैं, और इनके रोकने से यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, मतलब वर्षा कराने के लिए पर्वत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे वन जरूरी है वैसे ही पर्वत भी ज़रूरी हैं। ठीक है, जब इनको पवनों को यहाँ पर रोका जाएगा, मानसूनी पवनों को, तब जाके यहाँ पर वर्षा होगी। ठीक है, तो यही लॉजिक यहाँ पर काम करता है। अरावली पर्वत रेंज इस तरीके से है कि वो मानसून को एक सीढ़ी का काम करती है, मतलब रोकती नहीं है, सीधे सीधे जाने देती है। तो ये पवनें क्या हैं, इस तरह से निकल जाती हैं। ठीक है, अब अरावली पर्वत आपको पता होगा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में, अभी जब मैप आगे देखेंगे बहुत सारे मैप हैं
उसमें बताएंगे हम लोग। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि अरावली पर्वत कहाँ पर है, पश्चिम में है। तो पश्चिम में वर्षा कैसी होती होगी मध्य प्रदेश के, कम। आपका आंसर आना चाहिए क्या, कम। ठीक है। अब मैंने बोला कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा वर्षा हो रही है ना, बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो आप बोलोगे सर जो मध्य प्रदेश का ये वाला भाग है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पूर्व, सॉरी, दक्षिण पूर्व वाला भाग है, यहाँ पर क्या क्या हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही होगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपने समझ लिया क्या कि अरब सागर की शाखा से कम वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज़्यादा वर्षा होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब दूसरी चीज़ हम समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन से मानसून से वर्षा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, किस मानसून से वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा किस मानसून से वर्षा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। देखिए भारत में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सेम मध्य प्रदेश में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो ये तो ज़्यादा फोकस करने की बात नहीं है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से, किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ पर, भारत में भी और हमारे मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझ लेते हैं ये वाले मैप में। ठीक है, इस मैप में समझ लेते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, मैं तीनों क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप लोग नोट कर लेना और याद कर लेना। एक होता है मैक्सिमम रेनफॉल, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा, ये हो गया। एक होती है एवरेज रेन वाटरफॉल। ठीक है, एवरेज रेन, तो औसत वर्षा, औसत वर्षा, एवरेज वर्षा या, ठीक है, एवरेज रेन या औसत वर्षा। और सबसे कम, ठीक है, निम्न वर्षा या सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है, तो इनके आंसर हम लोग जान लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर, पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी। औसत वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर है। ठीक है, औसत वर्षा कितनी बताई मैंने, 112 सेंटीमीटर। ये मध्य प्रदेश के लिए, किसके लिए है ये, मध्य प्रदेश के लिए है। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा तो ये होती है भिंड में। ठीक है, भिंड जिला चंबल संभाग में आता है, भिंड जिला। और भिंड के कहाँ पर, गोहद में होती है। गोहद, अगर सेंटीमीटर पूछा जाए कितनी, तो 55 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर। एवरेज वाटरफॉल, एवरेज रेन कितनी है मध्य प्रदेश की, 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा कितनी है, 199 सेंटीमीटर। कहाँ होती है, तो पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पर है, तो ये सतपुड़ा मैकल रेंज में है। ठीक है, सतपुड़ा मैकल रेंज में, जो ये हमारी सतपुड़ा मैकल रेंज है, इसमें यहाँ पर पचमढ़ी है। ठीक है, मैकल रेंज में आता है पचमढ़ी, महादेव पहाड़ी में। यहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, भिंड है। भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर, यानी कि भिंड जिला पूछा जाता, गोहद नहीं पूछा जाता, भिंड जिला पूछा जाता है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है भिंड, 55 सेंटीमीटर। और मध्य प्रदेश का ओवरऑल औसत वर्षा कितनी है, तो 112 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार, मतलब कि 1000 टाइम पूछा गया है, वो है मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला। ठीक है, कौन सी, ऋतु वेधशाला, ऋतु वेधशाला। आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में
ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ पर है? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ है? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए इंदौर में है। ठीक है, ये एकमात्र है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऋतु वेधशाला कहाँ लगाएंगे? इंदौर में। ठीक है, चलिए इसके बाद आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है कौन सी रेखा? तो आपका आंसर आएगा कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती किस में? बीच में। और मालवा प्लाटू को बिल्कुल बीचों बीच से आधे, ठीक है, 50-50 में बांट देती है। ठीक है, बिल्कुल बीच से गुजरती है। मालवा प्लाटू को दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटती है कौन? कर्क रेखा। और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 14 जिले आप देख लीजिए कौन कौन सा है। यहाँ पर रतलाम है, यहाँ पर उज्जैन है, यहाँ पर आगर मालवा है। इंग्लिश से लिखता जाता हूँ, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सीहोर, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। ठीक है, तो बाहर निकल गया मैप से। ठीक है, लेकिन इतने ज़िले हैं, जो 14 ज़िले हैं, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, कोड से याद किया हुआ है मैंने, आप भी कोड बना लेना। अपना बनाया हुआ कोड ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, वो कैसा भी हो। ठीक है, बस अपन को ये है कि याद होना चाहिए। तो इस कोड से आप याद रख सकते हैं 14 जिलों को। ठीक है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, ये याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है आगे चल के। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है मध्य प्रदेश के। तो कर्क रेखा किस तरीके से मौसम को प्रभावित करती है, ये बताना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जान लेते हैं। आप सभी को पता है जो सूर्य होता है, सूर्य, वो 21 मार्च को उत्तरायण होता है। 21 मार्च को क्या होता है? उत्तरायण होता है। उत्तरायण का मतलब ये होता है कि 21 मार्च के बाद से जो सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं, वो लंबवत पड़ेंगी किस में? कर्क रेखा में। और अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी कर्क रेखा में, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप बोलेंगे कि यहाँ का टेम्परेचर होगा इंक्रीज। कब? 21 मार्च को जब सूर्य का उत्तरायण होता है, तब से मध्य प्रदेश का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने क्या होती है? गर्मी होती है, ग्रीष्म होती है। अभी मैं ऋतुएं भी बताऊंगा, 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, वर्षा, शीत और ग्रीष्म। तो ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 4 महीने होती है ग्रीष्म। 21 मार्च जब सूर्य उत्तरायण होता है, तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं किस में? कर्क रेखा में। इसलिए मध्य प्रदेश का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो होता है उत्तरी भाग में। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, अपेक्षाकृत दक्षिणी भाग का जो टेम्परेचर होता है वो होता है कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ का बढ़ेगा? तो उत्तरी भाग का। जब मैंने आपको चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, ये सब पढ़ाया था, यहाँ पर उज्जैन संभाग, तो यहाँ का टेम्परेचर मैंने बताया होगा कि दिन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। रात में क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, मतलब कि डे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और ठंड, मतलब इस तरह से समझ लीजिए, ठंडी में अधिक ठंडी। ठीक है, ठंडी में क्या होती है? अधिक ठंडी होती है। खासी ठंडी ना, हाँ, ठंडी में अधिक ठंडी होगी। कहाँ? उत्तरी भाग में ठंडी में अधिक ठंडी होती है और गर्मी में अधिक गर्मी होती है। गर्मी में अधिक गर्मी होती है। ये विशेषता किसकी? उत्तर वाले जिलों की। जो मध्य प्रदेश के उत्तर में जो भी ज़िले मैंने आपको पढ़ाए, चंबल हो, ग्वालियर हो, यहाँ पर उज्जैन हो, ठीक है, इन सब जिलों में क्या होती है? ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, अब आप इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए, सबसे ठंडा स्थान मध्य प्रदेश का, सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? शिवपुरी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो विदिशा, गंजवा सौदा। ठीक है, गंजवा सौदा, गंजवा सौदा है।
भोपाल संभाग में आता है, तो विदिशा भोपाल संभाग में आता है। तो ये इसका गंजवा सौदा है सबसे गर्म स्थान, ठीक है, इसको याद रखना है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा बताया मैंने? शिवपुरी। सबसे गर्म स्थान गंजवा सौदा, जो कि आता है विदिशा जिले में, ठीक है, इतना याद रख लेना। इसका टेम्परेचर नहीं पूछा जाता कि कितना होता है, 48.9 मिलेगा, कहीं कहीं 48.7 डिग्री सेल्सियस मिलेगा हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिर्फ इतना याद रखना, हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर मिलेगा? गंजवा सौदा, विदिशा जिला। कम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? शिवपुरी, शिवपुरी में, ठीक है। चलिए इतना समझ लिया हमने। आपको लॉजिक याद रखना है कौन सा? कर्क रेखा वाला। कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ने लगता है। अब चूंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और सूर्य बिल्कुल लंबवत होता है, सूर्य की किरणें, इसलिए यहाँ की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? तो भारत की जलवायु कैसी है? सबसे पहले भारत का समझ लेते हैं। भारत की जलवायु है मानसूनी, आप सभी को पता है भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। तो क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु में भी मानसूनी विशेषता मिलेगी, ठीक है, मानसूनी विशेषता मिलेगी। साथ ही कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रही है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म होगी, तो उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधी। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी बोलते हैं। उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु बोलते हैं किसको? मध्य प्रदेश की जलवायु को। मानसूनी क्यों? भारत की जलवायु मानसूनी है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा से ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ की जो वर्षा है वो मानसून पे डिपेंड है, इसलिए मानसूनी है, ठीक है। तो भारत की जलवायु कैसी होगी? मानसूनी। इसी वजह से मध्य प्रदेश बीच में स्थित है, तो इसकी भी जलवायु हो गई मानसूनी। अब उष्णकटिबंधी क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधी मानसूनी। मैंने लगभग 10 से 12 बार बोल दिया होगा, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु, ठीक है, इतना समझ लिया हमने। अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर मैंने बताया आपको, जून के मध्य तक ऊपरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया आदि जिलों में तापमान जो होता है उच्चांक को छूने लगता है, मतलब गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर का जो हाईएस्ट है उच्चांक को छूने लगती है यहाँ की जलवायु, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, किंतु समुद्र तट दूर होने के कारण वर्षा प्रायः कम होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा प्रायः कम होती है, और जो वर्षा होती है वो होती है मानसूनी हवाओं से। मैंने अभी आपको बताया था मानसूनी हवाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर अरावली पर्वत से रोक नहीं पाता है मानसूनी हवाओं को, तो पश्चिमी भाग में कम होगी और पूर्वी भाग में ज़्यादा होगी। ये सब अभी डिस्कस होने वाला है, ठीक है। सर्वाधिक तापमान मैंने आपको बता दिया, गंजवा सौदा विदिशा में 1995 में 48.7 डिग्री मापा गया, और 2008 और 12 में सर्वाधिक तापमान खजुराहो, बड़वानी तथा वर्ष 2013 में छतरपुर जिले के खजुराहो एवं नौगांव में दर्ज किया गया है। तो इतना सब ये सब नहीं पूछा जाएगा, सीधे सीधे आपको आंसर आता है गंजवा सौदा विदिशा, सर्वाधिक तापमान, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर मान्य है, ठीक है। सबसे कम तापमान तो आपने शिवपुरी पढ़ा, ठीक है, और अभी जो किताबों में नई किताबों में मिल रहा है वो मिल रहा है पचमढ़ी का, ठीक है, पचमढ़ी में मिलता है सबसे कम तापमान, ठीक है। तो सबसे कम तापमान कहाँ पर है? पचमढ़ी, होशंगाबाद। इसको आप याद रखना, जो नई किताबें हैं उसमें मिलता है पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। किस में? होशंगाबाद में, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है, अगर पचमढ़ी ऑप्शन में है तो आपको पचमढ़ी लगाना है, क्योंकि वो नया डाटा है, ठीक है। पुरानी किताबों में शिवपुरी मिलेगा, नई वाली में पचमढ़ी मिलेगा, ठीक है। फिर मैं आपको स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दी थी हाईएस्ट रेनफॉल कितना था यहाँ पर? 199 सेंटीमीटर, जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद में, ठीक है, पचमढ़ी में ही था 199। सबसे कम मैंने आपको बता दिया था 55 सेंटीमीटर, कहाँ पर? भिंड में, गोहद, और
यहाँ का एवरेज रेन कितना है, 112 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है, 55 सेंटीमीटर, 199 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर। तो औसत वर्षा पूछी जाती है, 112 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इसको बांट लेते हैं मध्य प्रदेश को कि कहाँ पर किस तरह से वर्षा हो रही है। ठीक है, अब इस मैप को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए जो एवरेज रेनफॉल है वो 75 से 100 सेंटीमीटर है, दिख रहा है आपको इस पूरे मैप में इतने भाग में। अब यहाँ पर बोलेगे, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या आता है। देखिए चंबल संभाग आ गया, पूरा पूरा का पूरा ग्वालियर संभाग आ गया, पूरा सागर संभाग, पूरा का पूरा रीवा संभाग, शहडोल संभाग। ठीक है, और इस तरह से जबलपुर संभाग यहाँ पर, और यहाँ पर भोपाल संभाग भी आ गया। तो इतने संभाग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर भौगोलिक वर्गीकरण की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बुंदेलखंड है सबसे ऊपर, मध्य उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बुंदेलखंड, यहाँ पर भी बुंदेलखंड। ठीक है, बघेलखंड, और यहाँ पर क्या है, ये बीच वाला हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भाग आ जाएगा किसका, मालवा के पठार का, और यहाँ पर कुछ भाग आ जाएगा विंध्याचल। मतलब मेन चीज़ आप सोच लीजिए विंध्य प्रदेश, क्या समझ लेंगे, विंध्य प्रदेश। तो ये वाला जो भाग है इसमें क्या होती है, एवरेज रेनफॉल होता है। क्या होता है, एवरेज रेनफॉल यहाँ पर होता है। ये पश्चिमी भाग, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों समझाया था इस तरह से भारत का नक्शा बना के कि अरावली पर्वत मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो आपको सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया कि पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश के कैसी वर्षा होने वाली है, कम। इसी तरह से मैंने बताया था कि बंगाल की खाड़ी से मैक्सिमम वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी है यहाँ, ठीक है, इस तरफ है, ये है ना यहाँ पर, और मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर कैसी वर्षा होगी, सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो सर्वाधिक वर्षा वाला आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर सबसे कम वाला कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और एवरेज रेनफॉल में आता है ये वाला भाग। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से कहाँ पर वर्षा होती है। दोनों शाखाएं मतलब कि अरेबियन सी से भी और बे ऑफ बंगाल से भी, मतलब अरब सागर शाखा से भी हो जाए और बे ऑफ बंगाल से भी हो जाए। ऐसा कौन सा है, तो वो है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में अरब सागर से भी होती है और यहाँ बे ऑफ बंगाल से भी होती है। तो यहाँ ये एक ऐसा स्थान है विंध्य प्रदेश जहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, इतना समझ लिया। अब ये तो हमने समझ लिया भौगोलिक आधार पर कि इतना इस क्षेत्र में पूछेगा तो एवरेज रेनफॉल लगाएंगे। सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र में, सबसे अधिक दक्षिण पश्चिम है। ये कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व, सॉरी, ये यहाँ पर दक्षिण है, ठीक है, और यहाँ पर पूर्व है, तो ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और ये क्या हो गया, पूरा पूरा ये पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। और ये पूरा होता है उत्तरी भाग। ठीक है, उत्तरी भाग भी है, उत्तर पूर्वी भाग भी है, तो यहाँ पर होती है एवरेज रेन वाटर। ठीक है, एवरेज रेन होती है। अब अधिकांश वर्षा मैंने आपको बता दी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ पर दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में दिसंबर जनवरी, कब, दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है। कब होती है, दिसंबर जनवरी में। तो ये वर्षा दिसंबर जनवरी वाला जो समय है ये कौन से मौसम का है, तो आप बोलेंगे शीत ऋतु का है। ये तो शीत ऋतु का टाइम है, दिसंबर जनवरी। अब जो शीत ऋतु पे वर्षा होती है तो ये होती है चक्रवातों के कारण। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, तो चक्रवातों के कारण। क्या समझ गए हम लोग, शीत ऋतु दिसंबर से जनवरी होने वाली वर्षा है, ये होती है चक्रवातों के कारण। यहाँ समझ लेते हैं अच्छे से, चक्रवातों के कारण मध्य प्रदेश में कब वर्षा होती है, तो चक्रवातों के कारण होती है शीत ऋतु में या दिसंबर से जनवरी। ठीक है, दिसंबर से जनवरी में वर्षा होती है चक्रवातों के कारण। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है, जो ये दिसंबर से जनवरी में वर्षा हो रही है ना, इसको क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो इसको मध्य प्रदेश में कहते हैं मावठा। 100 टाइम पूछा गया मावठा, या कहीं कहीं मावठ लिखा मिलेगा,
मोस्टली मिलता है मावठा। तो मध्य प्रदेश में जो चक्रवातों के कारण दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है उसको बोलते हैं क्या, मावठा। ठीक है, मावठा 100 टाइम पूछा गया, मावठा कहते हैं चक्रवातों के कारण दिसंबर जनवरी में होने वाली वर्षा को। अब इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु में आपको बता चुका, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। मानसूनी क्यों है, क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी है और दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है। फिर उष्ण कटिबंधीय क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से क्या निकलती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये भी समझ लिया। अब मध्य प्रदेश को वर्षा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वर्षा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 3 भाग आपने पढ़े ना, कौन से, लेस रेनफॉल यानी कि कम वर्षा, औसत वर्षा और औसत से अधिक वर्षा। ठीक है, मोर देन एवरेज रेनफॉल, तो ये हो गया। और थोड़े से और क्लासिफिकेशन है जिनको हमको समझ लेना चाहिए, मैं यहाँ पर एक एक करके समझा रहा हूँ। ठीक है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के डिवीजन किए गए हैं। ठीक है, जलवायु के बेस में, इन द बेस ऑफ जलवायु, जलवायु लिख गया ना, जल वायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा गया है 4 भागों में। कितने, 4। एक एक को समझ लेंगे। पहले देखिए लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मैप में आपको दिखा देंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। ठीक है, पहला डिवीजन क्या हो गया मध्य प्रदेश का, ये जलवायु के आधार पर किसका डिवीजन है, मध्य प्रदेश का, उत्तर का मैदान पहला। दूसरा होता है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, कौन सा, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र हो गया दूसरा। इसके बाद तीसरा है मालवा का पठार, तीसरा क्या है, मालवा का पठार, तीसरा है मालवा का पठार। इसके बाद है नर्मदा घाटी। ठीक है, इसके बाद है नर्मदा घाटी। ठीक है, तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, आंसर होगा 4 भागों में। अब उसमें पूछ दिया कौन कौन से, तो ऑप्शन में आपको दिए रहेंगे, तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, पहला उत्तर का मैदान, दूसरा विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है मालवा का पठार और चौथा है नर्मदा घाटी। इस तरह से 4 भागों में डिवाइड किया गया है किसको, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को। अब इनकी हम लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का डिवीजन, ये लिखा हुआ है क्लाइमेटिक डिवीजन है ये। सबसे ऊपर का जो ये भाग है, ये कौन सा भाग है, उत्तर का मैदान। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, विंध्याचल माउंटेनियस रीजन है ये, तो ये कहलाता है ये वाला पार्ट। ठीक है, विंध्याचल वाला ये वाला पार्ट। फिर इसके बाद तीसरा हमने बताया मालवा का पठार, तो ये है मालवा प्लाटू। और फिर चौथा हमने बताया कौन सा, नर्मदा घाटी, तो ये है नर्मदा घाटी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। किसके हिसाब से है ये, क्लाइमेटिक डिवीजन के हिसाब से। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का मैदान, दूसरा विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा मालवा का पठार और चौथा नर्मदा वैली रीजन। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले उत्तर के मैदान के बारे में, तो जो खासियत मैंने आपको चंबल, ग्वालियर और सागर संभाग में पढ़ाई हैं वही आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब जिलों में अलग अलग करके बताते थे ना हम लोग कि यहाँ की जलवायु किस तरीके से है और यहाँ की ऋतु कैसी है, उसको आप यहाँ पर यूज कीजिए। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है। ठीक है, गर्मी में क्या होगी, गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी और ठंडी में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। कहाँ की विशेषता है ये, उत्तरी मैदान की। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी व शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर, गर्मी में बहुत गर्मी और ठंडी में बहुत ठंडी पड़ती है। इसमें
उत्तरी मैदान में। ठीक है, अब उत्तरी मैदान में क्या क्या शामिल है ये भी तो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पर भी बुंदेलखंड का पठार है। यहीं पर कौन सा पठार है, रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, बुंदेलखंड के जस्ट नीचे क्या पड़ता है, रीवा पन्ना का पठार पड़ता है। यहाँ देख लीजिए इस मैप में, ये है बुंदेलखंड का पठार, ये रहा बुंदेलखंड का पठार, ये रहा रीवा पन्ना का पठार। तो ये सब किस में आएंगे, उत्तर के मैदान में। और ये कौन सा कहलाता है, मध्य भारत का पठार, सेंट्रल इंडिया प्लाटू लिखा हुआ है ना, ये देखिए सेंट्रल इंडिया प्लाटू, ये बुंदेलखंड का पठार, ये भी बुंदेलखंड, और ये रीवा पन्ना का पठार। तो अगर आपसे पूछा जाए जो जलवायु के आधार पर डिवीज़न है उसमें उत्तर के मैदान में क्या क्या आता है, तो आप बताएंगे उत्तर भारत का पठार, सॉरी मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार, इतना आता है उत्तर के मैदान में। ठीक है, दूसरा डिवीज़न आप देख लीजिए कौन सा, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला। ठीक है, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो सतपुड़ा मैकल है यहाँ पर, लेकिन जो क्लाइमेटिक डिवीज़न है इस पूरे को नाम दिया गया है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, सतपुड़ा मैकल नाम नहीं है यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना है। इस पूरे के पूरे भाग को बोला गया है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती, गर्मी साधारण गर्मी होगी, और ठंडी कैसी होगी, साधारण ठंडी। तो साधारण गर्मी और साधारण ठंडी। शीत ऋतु में भी साधारण ठंडी, और ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत रेंज है, यहाँ पर सतपुड़ा मैकल रेंज है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो आप बन जाएगा हमारा विंध्याचल पर्वत रीजन। दिखा देता हूँ मैं मैप में, ये वाले मैप में देखो, ये कौन सी है, सतपुड़ा मैकल रेंज है जिसके 3 भाग हैं। ठीक है, ये देखिए सतपुड़ा रेंज, यहाँ पर मैकल रेंज है, और यहाँ पर राजपीपला रेंज है, और ये रहा यहाँ पर कौन सा है, तो ये कैमोर जो है ये किसका है, विंध्याचल रेंज का है। तो इसको बोलते हैं, ये वाले भाग को, इस वाले भाग को बोलते हैं, सॉरी इस वाले भाग को बोलते हैं कौन सा, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जो मैप है ये मेनली डिवीज़न के हिसाब से, अब इसमें देखिए बुंदेलखंड का जो प्लाटू है ये कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर है। ठीक है, और ये यहाँ पर इतने छोटे भाग में दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब मैप नहीं लिया गया है, माप नहीं लिया गया है, कि सिर्फ इसको समझाने के लिए बनाया गया। ठीक है, ये एक तरह से आपको समझाने के लिए है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बघेलखंड का प्लाटू है ये पूरा का पूरा, और ये सतपुड़ा रेंज ये पूरी की पूरी किस में आती है, ये आती है हमारी विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो देखिए इतना हमने समझ लिए थे पिछले वाले में, यानी कि उत्तर के मैदान में, और ये वाला समझ लिए किस में, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, साधारण ठंड और साधारण गर्मी होती है। इसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार ये वाला पठार, ये वाला है। ठीक है, मालवा का पठार, पिछले मैप में जाते हैं। मालवा का पठार, इसको इक्विटेबल क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि यहाँ पर जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। मालवा के प्लाटू में क्या है, समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण है, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं, समशीतोष्ण। ठीक है, तो समशीतोष्ण जलवायु है कहाँ की, मालवा के प्लाटू की। देखिए यहाँ पर नीमच जिला है। ठीक है, नीमच जिला है, मंदसौर जिला है। इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडियों में बहुत ठंड होती है, मतलब कि ये उत्तर के मैदान में आता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मालवा प्लाटू समशीतोष्ण होता है। ठीक है, तो मालवा जो प्लाटू है यहाँ की जलवायु कैसी होगी, समशीतोष्ण हो जाएगी। और इसके बाद लास्ट आता है मालवा प्लाटू, यहाँ पर भी देख लीजिए विंध्याचल रेंज यहाँ पर आती है, और यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब यहाँ की जलवायु जो होगी ना ठंड ना गर्म। ठीक है, समशीतोष्ण का मतलब होता है ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, मतलब अनुकूल होती है। ठीक है, फिर नर्मदा वैली रीजन, नर्मदा सोन घाटी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ से गुजरती है क्या, कर्क रेखा।
अगर कर्क रेखा गुजर रही है, 21 जून को सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्मी होगी। क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में होती है बहुत ज़्यादा गर्मी, और ठंडी में क्या होती है, साधारण ठंड, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड नहीं होगी। ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी होगी और शीत ऋतु में साधारण ठंड होगी। ये विशेषता किसकी, नर्मदा सोन घाटी की। ठीक है, नर्मदा वैली रीजन, हाई हीट, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ हाई हीट और नॉर्मल विंटर। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में हमने क्या देखा, हाई टेम्परेचर रहेगा गर्मियों में और ठंडी में ज़्यादा ठंडी होगी। विंध्याचल माउंटेनियस रीजन में हमने क्या देखा, इक्विवेलेंट क्लाइमेट, यानी कि साधारण गर्मी साधारण ठंड। मालवा प्लाटू में क्या देखा कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, और नर्मदा वैली रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी और साधारण ठंड। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी का रीज़न क्या बताया मैंने, कर्क रेखा। ठीक है, अब इतना समझ लिया हमने। अब हमको देखना है वर्षा के आधार पर, किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश का डिवीजन, वर्षा के आधार पर। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको ऐसे ही लिख के बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो बोलने से याद हो जाएगा। एक है कम वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया पहला। दूसरा है औसत से कम, किससे, औसत से कम, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। तीसरा है औसत से अधिक, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, चौथा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो सिंपल सा है, एक होगा कम वर्षा वाला क्षेत्र, एक है औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, एक है औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, और एक है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम, औसत से अधिक और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। इसको अब हम मैप में देख लेते हैं कहाँ कैसी वर्षा हो रही है। ठीक है, तो सिंपल सा है, वैसे तो मैं इतना बता चुका हूँ आपको कि इस मैप से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो 25 से 75 सेंटीमीटर, इसका मैंने आपको मैप तो बताया नहीं कि कैसे समझ में आएगा कि कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, अधिक वाला। तो कम, औसत से कम, औसत से अधिक और अधिक। ठीक है, तो देखिए आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। कहीं कहीं मिलेगा किसी बुक में 3 प्रकार होते हैं, मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, मतलब वर्षा के आधार पर 3 भागों में डिवीज़न किया गया है। कहीं कहीं मिलेगा 4, लेकिन 4 ज़्यादा सही है। ठीक है, अगर आपको 3 और 4 दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको लगाना कौन सा है, 4 वाला, क्योंकि 3 जो था वो पुरानी किताबों में मिलता है। पुरानी किताबों में जो मैंने आपको अभी मैप दिखाया था उसमें मिलता है। ठीक है, उसमें 3 दिख रहा है क्योंकि वो पुराना मैप है। अभी जो नई किताब है उसमें 4 डिवीज़न मिलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, कम, औसत से कम, औसत से अधिक और औसत से अधिक। ठीक है, पुरानी किताबों में क्या मिलेगा, कम, औसत और अधिक, इस तरीके से। ठीक है, तो कम क्या होता है, 75 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर से कम जो होगा वो कहलाता है 75 सेंटीमीटर से कम होती है कम वर्षा। ठीक है, जो औसत है वो 75 से 100 के बीच में होती है। क्या, 75 से 100 के बीच में होती है औसत से कम वर्षा। अब औसत से अधिक क्या होगी, तो आप औसत से अधिक 100 से 150, 150। ठीक है, 100 से 150 क्या होती है, औसत से अधिक होती है, और 150 से जो अधिक वर्षा होती है उसको बोलते हैं अधिक वर्षा।
तो इस मैप को या इसको स्केल को याद रखना है। कम वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम, औसत से कम मतलब कि 75 से 100 के बीच में, औसत से अधिक मतलब 100 से 150 के बीच में, और अधिक वर्षा मतलब कि 150 से अधिक। ठीक है, ये मतलब आपको स्केल याद रखना है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर से कम कम वर्षा, औसत से कम 75 से 100 सेंटीमीटर, औसत से अधिक 100 से 150 सेंटीमीटर, और अधिक 150 सेंटीमीटर। ये सब किस में है? सेंटीमीटर में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लोकेशन में। तो ये वाला पुराना मैप है, ये वाला, यहीं पर आपको दोनों समझ लेना है। ठीक है, जो हमारा उत्तर का मैदान था ये वाला भाग, ठीक है, ये कहलाता है औसत से यहाँ ये कहलाता है कम वर्षा वाला भाग। कौन सा? कम वर्षा वाला भाग। उत्तरी जो भाग है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, वो कम वर्षा वाला भाग होता है। इसीलिए तो यहाँ पर भिंड में कितनी हो रही थी? 55 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे कम वर्षा होती है भिंड में। तो आप इससे भी याद रख सकते हो। अगर संभाग पूछा जाए तो चंबल संभाग में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो आप इससे भी याद रख सकते हो कि उत्तर का जो ये मैदान था या उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो कम वर्षा वाले भाग में क्या आएगा? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, मालवा का पठार, ये पूरा का पूरा भाग आता है कौन सा? कम वर्षा के क्षेत्र में। अब कम वर्षा के क्षेत्र में आ रहा है तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। ठीक है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तभी ना यहाँ पर कम है। ठीक है, तो ये पूरा जो भाग है वो कम वर्षा में आता है। ठीक है, नहीं आया होगा समझ में, फिर से बोल देता हूँ। ये जो उत्तरी भाग है यहाँ पर और पश्चिमी भाग है, ये पूरा पूरा जो है ये कम वर्षा वाला है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला स्थान है। कौन सा? उत्तरी और पश्चिमी। मैं जिले बता देता हूँ: भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, मालवा का पठार, ये पूरा का पूरा मालवा का पठार, और ये पूरा का पूरा चंबल और ग्वालियर संभाग। ठीक है, इसमें समझ लीजिए, इसमें ये पूरा का पूरा मालवा का ये वाला पठार और ये पूरा पूरा चंबल और ग्वालियर संभाग, इसमें 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मतलब ये कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद क्या बताया मैंने? अधिक वर्षा वाला भाग। तो अधिक वर्षा वाला भाग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला भाग है सबसे अधिक वर्षा वाला भाग, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है जो कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। तो यहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान। तो इस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, सतपुड़ा की श्रेणी का पूर्वी भाग। ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज है और इसका जो ये पूर्वी भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। ठीक है, यानी कि 150 सेंटीमीटर से अधिक। अगर आपसे ज़िले पूछे जाएं तो आप क्या बताएंगे? मंडला, बालाघाट, ठीक है, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, इस तरह से यहाँ के ज़िले आपको बता देना है, छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये ज़िले जो हैं ये हैं किसके? अधिक वर्षा वाला भाग कहलाता है ये। ठीक है, सतपुड़ा मैकल रेंज का पूर्वी भाग में जो स्थित ज़िले होंगे वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, यानी कि 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? पचमढ़ी है। पचमढ़ी मैंने आपको बताया था सर्वाधिक वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। वो भी कहाँ पर है? सतपुड़ा मैकल रेंज के पूर्वी भाग पर है। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। सबसे कम वाला लेस में आपको मिल गया, सबसे ज़्यादा वाला आपको सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाले में सबसे ज़्यादा वाला ज़िला मिल गया, मतलब स्थान मिल गया, और सबसे कम वाला सबसे कम वाले भाग में मिल गया। ठीक है, तो इसे याद रख लेना। फिर है अधिक वर्षा वाला भाग, देख लिए। तो अब है सामान्य वर्षा वाला भाग, यानी कि 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वाला, औसत से अधिक। ठीक है, तो ये है विंध्याचल पर्वत की उच्च पर्वत श्रेणियाँ। विंध्याचल पर्वत कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये वाला। तो ये है विंध्याचल पर्वत की उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो कि 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। 100 से 150 सेंटीमीटर होती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है सामान्य वर्षा वाला भाग। ठीक है, चलिए
तो हमने इतना समझ लिया, चार डिवीज़न देख लिए वर्षा के आधार पर। नई किताबों में 4 मिलेंगे, पुरानी में 3 मिलेगा, ठीक है। 3 तो ये वाले हैं, ठीक है, कि एवरेज वाला, सबसे अधिक वाला, हाई रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल और लेस रेनफॉल, ये 3 थे पहले। अभी इनको 4 भागों में, एवरेज रेनफॉल को वाटर जुड़ जाता है, एवरेज रेनफॉल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो औसत से कम और एक औसत से अधिक, ठीक है, नई किताबों में मिलेगा। इसके बाद अब हमको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। असमान वर्षा, अभी आपने देखा ना मध्य प्रदेश में किस तरह की वर्षा हो रही, असमान हो रही, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं बिल्कुल कम, कहीं बहुत ज़्यादा अधिक, इस तरह से। तो असमान वर्षा के कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, अकाल की पेटी। क्या कहा जाता है, अकाल की पेटी कहा जाता है। यहाँ की जलवायु को क्या कहा जाता है, अकाल की पेटी। अकाल की पेटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से, बस आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, बांटा गया है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे रीजन है, ठीक है। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और इससे रिलेटेड एक स्कीम चलाई गई है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, नाम क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की आगामी 6 वर्षों में 1100 ऐसे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों जैसे कि बाढ़ होता है, अकाल आदि से निपटने के लिए तैयार करना है, ताकि कृषि का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व उत्पादकता सुनिश्चित हो सके। इन 1100 गांवों का चयन 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में से प्रत्येक से 100 गांवों को लेकर किया जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा क्यों मैंने ये बताया था। ये जो 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं, मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इन्हीं को कृषि जलवायु क्षेत्रों को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रो क्लाइमेट जोन्स। तो कितने हैं, 11, और प्रत्येक जोन से आपको लेना है 100 जिले, ठीक है। एक जिले से लेना है 100 जिले, 100 गाँव, एक जिले से एक जोन से आपको लेना है 100 गांव, तो 11 जोन से कितने लेने होंगे, 1100 गांव, ठीक है। तो इन्हीं जो 11 कृषि जोन है, इन्हीं से 1100 गांवों को स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है और वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के सतना, सीहोर व राजगढ़ जिलों के गाँवों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के जो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इनको याद रखना है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से, वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला कौन सा है, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि यहाँ पर होगा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि छत्तीसगढ़ यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान, ये पूरा पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान, और छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र ये वाला, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ का मैदान ये वाला। फिर इसके बाद है कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, तो कैमूर पठार, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र ये वाली, और मध्य नर्मदा घाटी ये वाली। इसके बाद विंध्य पर्वत क्षेत्र ये है, और विंध्य पर्वत क्षेत्र, फिर है ग्रिड क्षेत्र, तो ग्रिड एरिया तो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है, 6 हो गए। ग्रिड क्षेत्र कितना हो गया, 6। एक बार अच्छे से अब 1 2 करके लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान, फिर यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, फिर कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, तो कैमूर पहाड़ यानी कि ये पूरा पूरा इतना पार्ट था 3 नंबर पे, ठीक है, ये 3 हो गया। फिर चौथा है मध्य नर्मदा घाटी, ये हो गया 4। फिर विंध्य पर्वत क्षेत्र, मतलब ये वाला विंध्य पर्वत क्षेत्र 5, ग्रिड क्षेत्र 6, 7वां है बुंदेलखंड का क्षेत्र, यानी कि ये वाला और ये वाला 7वां। फिर 8वां है
सतपुड़ा पठार यानी कि ये सतपुड़ा को अलग से 8। फिर मालवा का पठार मालवा प्लाटू 9। फिर निमाड़ मैदान, तो निमाड़ आपको पता होगा, पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ खंडवा खरगोन यहाँ पर है, तो ये 10। और फिर है झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र, तो झाबुआ यहाँ पर है, ये हो गया 11। तो झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र याद नहीं करना, बस लोकेशन याद रखो। ये याद रखना 11 कृषि जोन है और स्कीम कौन सी चलाई जा रही है, तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, ठीक है, ये याद रख लेना। अब बात करते हैं किसकी, मध्य प्रदेश में ऋतुएं। मध्य प्रदेश में ऋतुएं कितनी होती हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन सी, पहली है वर्षा, दूसरी है ग्रीष्म, और तीसरी है, वर्षा हो गई, ग्रीष्म हो गई, फिर एक क्या क्या होती है, शीत ऋतु, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, वर्षा, ग्रीष्म और शीत। अब इनके निक नेम हैं जो कि 1000 टाइम पूछे जा चुके हैं। कितने टाइम, 1000 टाइम। वर्षा को बोलते हैं चौमासा, क्या बोलते हैं, चौमासा। ग्रीष्म को क्या बोलते हैं, युनाला, ग्रीष्म को बोलते हैं युनाला। और शीत को बोलते हैं सियाला, ठीक है। शीत ऋतु का निकनेम क्या है, सियाला, ग्रीष्म का युनाला और वर्षा का चौमासा, ठीक है। तो इतने जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को लेकर के। इनकी टाइमिंग भी पूछी जाती है, वर्षा ऋतु कब होती है, तो जून से अक्टूबर होती है। ग्रीष्म ऋतु कब होती है, तो मार्च से जून होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्षा का क्या टाइम बताया अपन ने, जून से लेकर के अक्टूबर तक, जे मतलब जून, ओ मतलब अक्टूबर, समझ लेना आप लोग। ग्रीष्म का टाइम क्या होता है, ग्रीष्म का होता है मार्च से जून तक, मार्च से जून तक होता है। और शीत ऋतु का टाइम होता है अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक। तो इतना टाइम याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन ये आपसे तो लॉजिक से बन जाना चाहिए वैसे, कि तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से अगर कर्क रेखा गुजर रही है तो मध्य प्रदेश का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब ये अति तापीय वर्ग में आएगा। मध्य प्रदेश किस में आता है, अति तापीय वर्ग में। 100 टाइम पूछा जा चुका है, अति तापीय वर्ग में आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। क्योंकि उत्तरी भागों में मई का जो औसत मासिक तापमान है 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये अति तापीय वर्ग में आता है पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो हमारा आज का टॉपिक था मध्य प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा, इससे रिलेटेड सभी फैक्ट पढ़ लिए हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बने रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, और हम सुझाव ज़रूर दें कि आपको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, या फिर और कौन कौन सी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो सब कमेंट में बताया कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है। तो इसके PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर मिल जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।